स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, हम सभी मस्त हैं, एकदम मस्त मस्त खुशहाल पूरी तरीके से। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बायोलॉजी क्लास है। भाई कैप्शन से सबको पता होगा कि बायोलॉजी की क्लास है। तो बायोलॉजी की क्लास में हम लोग कहां तक देखे थे, कहां तक पढ़े थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बार प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीट किए थे, सेकंड नंबर चैप्टर कंप्लीट किए थे, थर्ड नंबर चैप्टर में चल रहे थे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो परिवहन के अंतर्गत हम लोग ने क्या क्या देखा था। तो परिवहन के अंतर्गत हम लोग डिफाइन कर लिए थे आपको कि पौधे में परिवहन कैसे होता है, उसमें जाइलम एवं फ्लोएम को हम लोग देख लिए थे। फिर जाइलम की क्या क्रिया होती है, जल का परिवहन कैसे होता है, खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, इसको भी हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग को उसी के अंतर्गत एक संवहन की क्रिया थी, संवहन को हम लोगों ने देखा था। और अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़नी है। मतलब आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ये हम लोगों को देखना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है। ट्रांसपीरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। इंग्लिश में इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपीरेशन। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार वाष्पोत्सर्जन है क्या। पहले हमेशा की तरह हम आज लिखते हैं इसके पॉइंट के बारे में, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे कि यह क्या कहना चाहता है। तो चलिए इसके पॉइंट के बारे में लिखते हैं। इसका एक नंबर पॉइंट हम लोग डालते हैं, पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब इस बात को समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। चलिए इसको समझते हैं कि पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। मतलब हमने क्या देखा था कि जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम क्या कर रहा है, जल और खनिज लवण इसको पौधे में पहुंचा रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है कि खाना का मतलब भोजन का संवहन कर रहा है। तो जो ये जल हमारे पौधों में चला जाता है, वह जल जो टोटल के टोटल जितना जल जाता है, मान लीजिए 100% जल अपने आप में कोई भी चीज 100%, यह जितना जल गया उसमें से यह थोड़ी ही मात्रा जल का प्रयोग कर पाता है, और बाकी जल जब अधिक मात्रा में जल उसके शरीर में रहते हैं तो उसको क्या करता है, वह वाष्पीकरण विधि द्वारा उसको बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है और वातावरण में छोड़ता है। तो इसीलिए यह परिभाषा लिखा गया कि पौधे के वायवीय भागों में, जहां से वायु का अंदर होता है, इनहेलेशन होता है, वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा, क्या चीज के द्वारा, रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में, क्या चीज के रूप में, वाष्प के रूप में निष्कासन मतलब बाहर निकालने की क्रिया, निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब चलिए इस बात को समझते कि क्या कहना चाहता है। चलिए इसके कुछ सब पॉइंट्स है, इसके कुछ सब पॉइंट लिख लेते हैं। पहले इसको समझ ही लेते हैं, बाद में इसका सब पॉइंट लिखेंगे।
मान लीजिए कोई पौधा है, यह कोई पौधा है, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा यहां से ये धरती के अंदर है, मान लीजिए ये धरती के अंदर वाला भाग है, तो यह क्या करेगा, इसका मूल मतलब इसका जड़ क्या करेगा, जल प्लस खनिज लवण, खनिज लवण को लिया, लेने के लिए यह ले लिया और यह अपने नली द्वारा यह क्या करेगा, पौधे के प्रत्येक भाग में, पौधे के प्रत्येक भाग में इसको क्या करेगा, लेकर के जाएगा, जिससे पौधे के अंदर क्या हुआ, जलापूर्ति हो गई, जितने भी जल की आवश्यकता थी वह या इसका पूर्ति हो जाता है। इसकी क्रिया यह है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि यह हमेशा ऊपर की तरफ यह कार्य करता है, यह कभी भी नीचे की तरफ नहीं बढ़ता, क्योंकि जाइलम, अगर सोच करके आप ही देखिए कि अगर जाइलम की विधि अगर नीचे की तरफ कार्य करनी शुरू करेगी तो वह क्या होगा, क्योंकि जल कहां से गया, धरती के अंदर वाले क्षेत्र से गया। अब जब जल अगर धरती के अंदर वाले क्षेत्र से गया, ऊपर चढ़ने की क्रिया इसके अंदर नहीं हो रही है, नीचे चढ़ने की क्रिया हो रही है, तो यहां से वो नीचे ही चला जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं जा पाएगा, यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जल यह बेचारा लिया, तो जल तो ये ऊपर चला गया, उसी में फ्लोएम हर पत्तियों में उपस्थित है। तो पत्तियां जब भोजन बनाती है तो फ्लोएम जो है वह किसी भी दिशा में जा सकता है, द्विदिशीय कहा जाता है उसको, क्योंकि वह बेचारा किसी भी दिशा में उसको भोजन पहुंचाना है, इवन यहां जड़ तक भी उसको भोजन पहुंचाना है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ भोजन पहुंचाएगा, यह उसका काम है। तो जड़ के द्वारा जितना जल सोखा गया इस धरती से, वो पूरा का पूरा जल, वही कह रहा है वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा, तो जितना जल यह लिया उतना जल का उपयोग यह कर नहीं पाएगा, तो जितना जल वह उपयोग किया उसके बाद जितना जल बाकी रहेगा, उस बाकी जल को क्या करेगा, पौधे में जो वायवीय भाग है, मतलब जिसके द्वारा वह वाष्पोत्सर्जन कर, सॉरी जिसके द्वारा क्या करते हैं, वायु लेते हैं, उस भाग द्वारा वह क्या करेगा, मतलब रंध्रों द्वारा, मतलब छिद्र द्वारा क्या करेगा, वाष्प के रूप में उस पानी का क्या करेगा, निष्कासन करेगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वही कहलाएगी। आइए इसके पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद पुनः इस फिगर को लेकर के हम समझेंगे, उसमें और अच्छे से समझेंगे। चलिए एक नंबर था और एक नंबर का हम लोग सब पॉइंट लिखने जा रहे हैं, तो एक नंबर का सब पॉइंट लिखिएगा। पौधों में आवश्यक जल की मात्रा का 10% जल ही खर्च होता है। दूसरा नंबर पॉइंट, शेष 90% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तीसरा, कोई पौधा एक घंटे में एक पत्ती के वजन के बराबर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। एक और पॉइंट है, इसको भी लिखते हैं।
चौथा नंबर पॉइंट में हमने देखा क्या कि एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का अपने भार का 100 गुना वजन के बराबर वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन करता है। अब चलिए इस बात को समझते कि यह क्या कहना चाहता है। हमने लिखा क्या कि पौधों में आवश्यक जल की मात्रा, जितना आवश्यक है जल की मात्रा का 10% जल ही क्या होता है, खर्च होता है। अभी मैंने बताया क्या कि कोई भी पौधा है जितना भी जल लिया तो वह अपने आप में 100%, तो वह जितना जल लेता है उसमें से मात्र और मात्र 10% जल ही वह क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। बाकी 90% जल, शेष 90% जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में, कहां, वायुमंडल में चला जाता है। मतलब मान लीजिए यह कोई पौधा है, यह जितना जल लिया तो उतना जल का पूरा भाग में से मात्र और मात्र 10% जल से ही इसका पूरा काम चल जाएगा। अब जब 100% में से 10% घटाइएगा तो 90%, तो ये जो 90% जल है वह पौधा क्या करेगा, हमारे वायुमंडल में छोड़ देगा। हमारे वायुमंडल में क्या करेगा, उसको अपने शरीर से बाहर फेंक देगा। यह क्रिया हुआ, यही वाष्पोत्सर्जन की विधि है। मतलब पौधे जितना मात्रा में जल उपस्थित है उसमें से मात्र 10% जल का ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी शेष बचे जल को क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। या सीधा बोल सकते हैं, अपने पास उपस्थित जल में से पौधा जितना % जल बचता है, जितना % शेष बचे हुए जल को अपने उपयोग के बाद शेष बचे हुए जल का वह वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, कोई पौधा 1 घंटे में 1 पत्ती के वजन के बराबर वाष्पोत्सर्जन क्रिया करता है। तो कोई भी पौधा हो, उसके पत्ती का जितना वजन है ना, तो 1 घंटा में उतना वजन वह क्या करता है, पानी वाष्पोत्सर्जन कर देता है। एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का 100 गुना वजन के बराबर वाष्पोत्सर्जन करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ देगा कि पूरे के पूरे जीवन काल में एक पौधा कितना ज्यादा पानी का उत्सर्जन करता है, तो अपने वजन के, मतलब जड़ तना पत्ती को मिला करके जितना वजन होगा उसका 100 गुना वजन ज्यादा, उतना ज्यादा वह क्या करेगा, उसको उतना पत्ती का उत्सर्जन करता है, पानी का उत्सर्जन करता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसी का एक का एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आपके एक नंबरी में पूछ देगा कि बताइए एग्जाम्पल्स में कि हमारे पास जो पौधा है वह मक्का का पौधा है। चलिए हम लिखते ही हैं ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। एक मक्का का पौधा प्रतिदिन 4 से 6 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। दूसरा,
वहीं एक सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। ध्यान दीजिए, मतलब एक मक्का का जो पौधा अगर एग्जांपल में लेते हैं तो वह प्रतिदिन कितना लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है? 4 से 6 लीटर। तब मक्का का पौधा मान लीजिए इतना पतला होता है, आप लोग देखते होगा, उसका भी तो जड़ होता है भाई लगा हुआ। तो इसके द्वारा वो जितना जल खींचेगा उसमें से वह मात्र 4 से 5 लीटर, 4 से 6 लीटर वो क्या करेगा? वायुमंडल में ही शराबित कर देता है। यह उसका गुण है। आगे वो बोल रहा है वहीं सेब के पौधे को देखे तो सेब के पौधा क्या करता है? प्रतिदिन में 10 से 20 लीटर जल का वो क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन कर सकता है। अब आइए वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में समझते हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इसको समझते हैं। अगला वाष्पोत्सर्जन में ही इसका दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब इसमें पहला नंबर पॉइंट करके लिखेंगे पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। दूसरा नंबर पॉइंट, यह खनिज लवण का अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आइए इस बात को समझते हैं। हमने क्या लिखा? वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हैं। पौधों के मूल से मतलब जड़ से, चोटी तक मतलब सब पौधे के फुनगी तक लगातार जल की धारा मतलब जल जो बहने की प्रक्रिया है, लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। मतलब जो जड़ जल लिया वो जाइलम के द्वारा तो लिया,
लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा? वह जिस प्रक्रिया द्वारा दिया वही प्रक्रिया हमारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो जल जितना जल लेता है जाइलम के द्वारा, वह पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संभव हो पाती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाती है। इसीलिए मैंने लिखा कि पौधे के मूल से, मतलब जड़ से तो वह जल ले रहा है, मूल से चोटी तक लगातार, मतलब चोटी तक लगातार, कोई कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, लगातार जल की धारा, जल जाने की जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित हो पाती है। मतलब जल का जाना भी किस प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है? इसी के द्वारा संभव हो पाता है। यह खनिज लवण का अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। अब जल जब लेकर के जा रहा है तो सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जल के साथ तक खनिज लवण का अवशोषण होता है। समझ रहे बात को? तो यह खनिज लवण का भी अवशोषण में सहायता किया। ये ध्यान दीजिए, यह पौधों में तापक्रम संतुलन को बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। अब तापक्रम संतुलन क्या होता है? ध्यान दीजिए, आज तक कभी सोचे हैं कि जब भी हम पौधे के नीचे जाते हैं हमको ठंडा महसूस क्यों होता है? वहां जाने पर उसमें से क्या हो रहा है? वायु वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर निकल रहा है। मतलब क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। अब जब पानी निकल रहा है तो अपने आसपास के क्षेत्र को क्या करके रखा है? ठंडा करके रखता है। इसीलिए हम जाते हैं, हमारे शरीर से क्या निकल रहा है? गर्मी निकल रही है। तो जब गर्मी निकल रही है तो जहां से गर्म हवा निकला वहां कौन सी हवा जाकर के छेकने को अपना काम करेगी? तो ठंडी हवा छेकती है जगह। तो ठंडी हवा आकर के छेकी जगह तो आपको कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। इसकी एक और प्रक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक और चीज है, वो भी नहीं पढ़ना, आपको 12th में जाकर पढ़ना है। डीपली टॉपिक है, तनकाले नहीं पढ़ना है। समझ में बात? तो अभी इतना ही जानिए आप लोग को। तो यही बात है कि अब पौधों में तापक्रम संतुलन बनाने करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो अब इसको आइए हम पुनः पेड़ पर अब आपको लेकर के चलते हैं। अब समझते हैं कि कैसे। दिस इज कंप्लीट। ये हमारा पेड़ बन गया। जरूरत एक और चीज का, ये हमारा पत्ता बन गया। मान लीजिए इस पेड़ से मैंने क्या किया? एक पत्ता तोड़कर अलग किया। यहां से यह भाग धरती के अंदर है, जड़ वाला भाग। अब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझते हैं। यहां जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा क्या कर रहा है? जल जा रहा है। अब जब जल यह गया तो जाइलम क्या करेगा? हमारे पौधे के प्रत्येक कोशिका में उसको देगा। तो जल तो संवहन के द्वारा हम लोग को पहुंच गए यहां पर जाइलम प्रक्रिया के द्वारा। तब जाकर किसका भोजन बना? ठीक है, यह क्रिया हमारे पास संपन्न हो गई। पत्ता क्या किया? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जल की उपस्थिति में भोजन बना दिया। जब यह भोजन बनाया, आप लोग गौर से देखिएगा, ये भी जो दंड है ना, यह भी ऐसे ऐसे पतले 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 कोशिका से जुड़ा होता है। ऐसे ऐसा लाइन होगा। पत्ता को जाके गौर से देखिएगा। यह इसी विधि के माध्यम से जब भोजन बन जाता है तो यहां पर जो रंग उपस्थित है वह क्या करेगा? वह देगा किसको? ये जो पतला पतला लाइन देख रहे हैं इसको यह देगा। मतलब यह फ्लोएम क्या कर रहा है? इसका संवहन करेगा। अब इस माध्यम से इस मुख्य दंड में आया। अब यह मुख्य दंड इस मुख्य दंड से जुड़ा हुआ है। अब इस मुख्य दंड को दिया।
अब यह मुख्य नली क्या दिया, इस मुख्य नली को दिया। अब ये पत्ता की जो मुख्य नली है वो अन्य मुख्य नली से जुड़ा हुआ होगा, अन्य मुख्य नली से क्या किया होगा, जुड़ा होगा। अब वो अन्य मुख्य नली क्या करेगा, अन्य मुख्य नली से जुड़ा होगा। अब वो अन्य मुख्य नली क्या करेगा, अलग अलग पूरी की पूरी कोशिका में लेकर के जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इस छोटे छोटे रंध्रों से स्टोमाटा से वह लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से लेता है, सूर्य का प्रकाश भी इसी से लेता है। फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ना था आप लोगों को। तो अब छिद्र तो यही है, बाहर निकलने की प्रक्रिया इसी से होगी। जब इनहेलेशन यह कर रहा है यहां से, तो एक्सहेलेशन भी यहीं से करेगा। तो यहां से यह क्या करेगा कि जितना यह जल ले रहा है वह अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब इसमें से इसके पूरे भोजन बनाने से लेकर के अन्य कोशिका के प्यास मिटाने तक में 10% जल का प्रयोग किया। अब बचा कितना परसेंट जल, 90% जल। अब ये जो 90% जल है वह क्या करेगा, आपके शरीर में ज्यादा जल भी नहीं होना चाहिए, हर चीज की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ज्यादा जल भी होने पर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तब यह क्या करेगा, इस जल को वायुमंडल में छोड़ेगा। क्या करेगा, वायुमंडल में छोड़ेगा। अब यह वायुमंडल में छोड़े तो छोड़े क्या चीज के द्वारा, तो इसके पास 3 चीज है छोड़ने के लिए। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। जड़ के द्वारा तो वह ले रहा है, जितना मात्रा में वह छोड़ सकता है छोड़ दिया। तना के द्वारा आपको पता है जल जाइलम द्वारा जाता है। जाइलम मृत कोशिका, मृत कोशिका कठोर कोशिका होती है, वो उतना मात्रा में जल को वाष्पीकरण कर नहीं सकता। बचा पत्ती। अब यह पत्ती में ये जो छिद्र आप देख रहे हैं, यह इसी द्वारा, पत्ते द्वारा, इसी छिद्र द्वारा क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगी। तो सबसे ज्यादा स्टोमाटा के द्वारा ही, पत्ती के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। समझ रहे बात को। अब सोचिए पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। एक मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, तो ये बेचारा अपना काम कर रहा है, जड़ के द्वारा पानी सोखा। अब यहां से वाष्पीकरण द्वारा पानी ऊपर गया, अब वही संघनन द्वारा बादल बनेगा, फिर बादल वही पानी बरसाएगा। तब भी ये जरूरी है, एक ही चीज के लिए नहीं, इसलिए पौधे हमेशा जरूरी है। समझ रहे बात को। ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं, एक टॉपिक है आपके बुक में, पौधे में भोजन व अन्य पदार्थों का परिवहन। इसका 2-3 गो पॉइंट है, हम लोग लिखते हैं। पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। अब चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद, पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का
स्थानांतरण कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं दूसरा का नंबर पॉइंट। खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। आइए इस बात को समझते हैं। पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। अब बात समझिए, याद कीजिए परिवहन चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, तब हम आपको बताए थे परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब हुआ यात्रा, कुछ भी। तो उसमें हम लोगों ने समझा था क्या कि अगर मान लीजिए कि इसके पत्ती में भोजन बना और यह भोजन पत्तिये तक ले रह जाएगा तो कभी भी इसका कोई भी भाग विकास कर पाएगा? कभी भी विकास नहीं करेगा। तो पौधा कभी जीवित रहेगा? नहीं जीवित रहेगा। भोजन जो बनाया अगर वही अपने पास रख करके रह जाए तो कभी पौधा जीवित रहेगा? नहीं। तो अब सोचिए हमारे शरीर में अगर मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं तो मुखे में भोजन रह जाए या पेट पाचन कर रहा है वही रख ले, हमारे अन्य जगहों पर परिवहन ना हो, तो क्या कभी हमारा शरीर विकास करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए क्या है कि हमारे शरीर में उसको ढो करके ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। तो जो ढो करके ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसी के लिए क्या कह रहा है कि पौधों को एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने, खाद्य पदार्थ चाहे जलीय घोल वही बात है, खाद्य पदार्थों का क्या करेगा? स्थानांतरण कहलाएगा। मतलब जिन जगहों पे उनका निर्माण हुआ उन जगह से पूरी की पूरी प्रत्येक कोशिकाओं में जाने की प्रक्रिया ही परिवहन कहलाएगी। तो ये पौधों की बात है, तो पौधों में खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में होता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है? अधिक सांद्रता वालों से कम सांद्रता वालों की तरफ। अब अधिक पानी मान लीजिए 5 लीटर यहां है, मान लीजिए कि यह मैं कोई गिलास ले रहा हूं, ये गिलास है, यह पूरा जल से भरा हुआ है। एक गिलास हम इधर भी लिए इतने भर का, इसमें पानी इतना है, आई में से नली हम यहां लगा दिए या नली इमो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा? हम कोई समझे? एब्सोल्युटली जब ये भरा हुआ है और इधर कम है तो पानी इधर से इधर जाएगा, सीधी सी बात है। तो अधिक सांद्रता मतलब जिधर अधिक, कम सांद्रता वाले तो कम जिधर है उधर जाएगा। जहां पर अधिक भोजन बना मतलब पौधे की जिस कोशिका ने सबसे अधिक भोजन बनाया वहां से अधिक भोजन का कहां पर लेकर के जाना, जहां पर कोई कोशिका ऐसी है जहां पर अपने लिए भोजन नहीं बना सकती, वहां पर पहुंचाना का काम ही क्या कहलाता है? यही है परिवहन। इसीलिए मैंने बोला क्या कि कम सांद्रता वालों से अधिक सांद्रता वालों से कम सांद्रता वालों की तरफ ही भोजन जाता है, स्थानांतरित होता है।
समझ रहे बात को? एक पॉइंट और इसका लिखिए और अधिक क्लियर हो जाएगा। अधिक सांद्रता वाले को या वाले भाग को संभरण सिरा, संवहन सिरा और कम सांद्रता वाले भागों को उपभोग सिरा कहते हैं। ये मैंने लिखा क्या कि अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरा, कहने का मतलब यह क्या कर रहा है, जिसमें अधिक सांद्रता है वह कम सांद्रता वाला जो क्षेत्र है उसकी भरपाई कर रहा है। तो भरपाई कर रहा है, तब पौधों में भी जो भाग है वह भाग अपने भोजन का जो निर्माण किया, तो जो निर्माण कर रहा है, यह क्षेत्र मान लीजिए अधिक निर्माण किया, यह क्षेत्र कम निर्माण किया, तो इस वाले से इस तरफ यह जाएगा। तो जो अधिक निर्माण किया वही नहीं इसका भरपाई करेगा। तो जो अधिक निर्माण कर रहा है उसको हमने नाम दिया क्या, संभरण सिरा। क्या नाम दिया, संभरण सिरा, सॉरी संभरण सिरा। और जो उपयोग किया इस संभरण के द्वारा मिले हुए चीजों का उसको कहेंगे उपभोग सिरा। इकोनॉमिक्स की क्लास किए होंगे तो यह बात पूर्णतः समझ में आ गई होगी सबको। तो जिसने सबसे ज्यादा निर्माण किया, जो इसका भरण पोषण कम वाले का कर रहा है, संभरण सिरा। और जो संभरण के द्वारा दिए हुए चीजों का उपभोग कर रहा है, उपभोग सिरा। तो हमने पौधों के अंदर परिवहन को खत्म कर लिया आज की टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, पौधों के अंदर परिवहन। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं के अंदर परिवहन। यह हमारा टॉपिक बचा हुआ, ठीक है? तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग। बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।